हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पीओटी टेस्ट 8 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल हमने आपको 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था और आज हम 30 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ। सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर भी दो, लेकिन सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल जितने भी बच्चों को मैंने रिजल्ट में नाम लिया था, ठीक है, तो आप ऐसे मोटिवेट होते रहो और आने वाले टाइम में जब भी टेस्ट आगे लिया जाएगा तो आप ऐसे अच्छे नंबर लाया करो। कुछ ट्रेनिंग्स का नाम स्किप हो गया था, छूट गया था, मेंशन नहीं कर पाया था मैं, ठीक है। और करीब जैसा कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो रहा होगा कि हम 31 से लेकर 50 तक क्वेश्चन तो करेंगे, साथ ही साथ इसके अलावा कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो क्लास के साथ जो चाहता है क्लास स्टार्ट करें, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में अभी तक मैसेज स्टार्ट आ नहीं रहे किसी के, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म ए फंक्शनल होल, रीऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स इनटू ए न्यू पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, आपने उन सबको मिलाकर एक नई चीज बना देनी है। तो ये आप ब्लूम्स के किस लेवल में करते हो? तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत सही क्वेश्चन आपका। ये कौन सा है? हमारे जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दो है ना, एक तो हमारे एक था ओरिजिनल था, कब था आपका 1956 में, और इसको रिवाइज कब किया गया था 2001 में। तो ये जो आपका क्वेश्चन है आपका, ये रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन आपका। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास बहुत अलग अलग फंक्शन थे, आपने उसको क्या किया, एक तरह से रीऑर्गेनाइज कर दिया। उस एलिमेंट से आपने क्या किया, यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन है, क्या मेंशन है, न्यू पैटर्न पे। आपने जो रीऑर्गेनाइजिंग किया एलिमेंट को, किसे आपका न्यू पैटर्न पे है, ठीक है। जिस एलिमेंट को आपने जोड़ के एक चीज बनाया, आपने इसको आपने रीऑर्गेनाइज किया, उस एलिमेंट को आपने क्या न्यू पैटर्न के फॉर्म इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हम किसे कहते हैं, एनालिसिस को कहते हैं। क्या हम इसको अप्लाइंग कहेंगे, क्रिएटिंग को कहेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे एवल्यूएटिंग। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका फटाफट जवाब दो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, डी या सी, जल्दी फटाफट। तो यहाँ पे जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिएटिंग, उसका बिल्कुल सही जवाब। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग। हाँ, यहाँ पे अगर न्यू पैटर्न अगर मेंशन नहीं होता, क्या होता आपका, ओरिजिनल पैटर्न होता आपका, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, फिर सिंथेसिस हो जाता है, यानी कि जो आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था उसके सिंथेसिस के बारे में बात करता। पर यहाँ पे क्या है, एक ओरिजिनल आप एक कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, नया पैटर्न पे बना रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, तो ये आपका क्रिएटिंग होगा। अगर जो आपके पास पहले ओरिजिनल था उसी को आपने असेंबल किया तो होता आपका क्या होता है, सिंथेसिस होता। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रेम सर अभी 2 लाइन बताएंगे, फिर हम आगे चलते हैं। तो जो 1956 का जो मॉडल आया था वो किसी के ऊपर बेस्ड था, वो नाउन के ऊपर बेस्ड था। लेकिन जो 2001 में नया मॉडल आया उसके अंदर कुछ सुधार किए गए और ऊपर के जो लेवल्स होते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं हॉट, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो ऊपर के टॉप 2 लेवल्स होते हैं उनको इंटरचेंज कर दिया गया 2001 में। इसका मतलब है सिंथेसिस को क्या कर दिया गया, क्रिएट, ठीक है, सिंथेसिस को क्रिएट कर दिया गया। और जो आपका इवोल्यूशन का जो मॉडल है वो पहले टॉप में था, उसको क्रिएट से नीचे कर दिया गया, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो दोनों जो मॉडल थे काफी जबरदस्त मॉडल है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है इसमें। यहाँ पर हमें अगर हम देखें तो किस से किस में चेंज किया है, नाउन से वर्ब में चेंज किया है। तो नाउन किस में है, पुराने वाली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, और जो नई वाली टैक्सोनॉमी होगी उसके अंदर क्या होगा, हम वर्ब में चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपको सिंपल दिखा रखा है कि आपका जो नाम किया है वो क्या किया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिमेम्बरिंग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अप्लाइंग हो जाएगा, एनालाइजिंग हो जाएगा, इवेल्युएटिंग हो जाएगा, क्रिएटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये चेंजेस किए गए हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। जो आपका 1956 में था, जो आपको ये डायग्राम दिख रही है, नाउन बेस्ड पे था, ठीक है, पर इसको जो हमने रिवाइज किया, कब किया, 2001 में, तो ये आपके वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। चाहे शायद आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे देखो सिंथेसिस को हमने किसके साथ चेंज कर दिया था, क्रिएटिंग के साथ। यहाँ पे जो चीज को जो आपने एनालिसिस में जो आपने डिवाइड किया था उसी को आपने यहाँ पे असेंबल, या हम बोल सकते हैं आपने क्या किया, उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको आपने अरेंज किया, ठीक है। पर क्रिएटिंग में क्या है, आपने नीचे के 5 लेवल आपने कवर कर लिया है।
तो आप इस लायक हो गए हो कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब किस में आएगा? आपका क्रिएटिंग में आएगा। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड। इसका मतलब है ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा टीचिंग एड यूज किया जाता है? स्लाइड्स को यूज किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी शीट्स को यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक शीट्स को यूज किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था, जो टेस्ट लिया था उसमें करीब 70% बच्चों के क्वेश्चन ऑप्शन गलत थे उनके। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पहले कराया जा चुका है, फिर भी आप मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने सारे ट्रेनिंग कैसे क्वेश्चन ये गलत कर दिया। इसमें क्या पूछ रहा, आपको पता होना चाहिए कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, यानी कि जो आपका OSP है, ये कौन से इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आएगा। ये क्या आपके लो में आएगा, मीडियम में आएगा, फिर आपके हाई में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बस आपका विजुअल होता है, आपका ऑडियो नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये हमारे किस में आता है? मीडियम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। हम उसके साथ कौन सी सीट यूज करते हैं, आप ये बताओ। ट्रांसपेरेंसी सीट यूज करते हैं, फोटोग्राफिक सीट यूज करते हैं, फिर उसके साथ हम स्लाइड यूज करते हैं, फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जिसने भी जवाब दिया कौन सा, बी या डी? जल्दी, मैं देख रहा हूँ करीब यहाँ पे अलग अलग जवाब आ रहे, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसका होगा ट्रांसपेरेंसी सीट, ऑप्शन नंबर बी। तो जिसने जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपेरेंसी सीट, उसका बिल्कुल सही है। मैं आपको चीजें थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो हमारे दो टाइप के विजुअल एड होते हैं। एक होता है हमारा प्रोजेक्टेड एड, यहाँ पे देखो, एक होता है हमारा प्रोजेक्टेड एड और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड कैसे होते हैं? ये क्या करेंगे, ये जो इनको शो करना होगा ना, ये क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन के माध्यम से। कैसे? एक प्रोजेक्शन के माध्यम से आपके डिस्प्ले बोर्ड पर उसको शो करेंगे, जिससे चीज आपकी विजुअल हो जाएगी। और जो दूसरा होता है आपका नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड या फिर लर्निंग एड जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, वो एक नॉर्मली आपका विजुअल होता है, किसी तरह से प्रोजेक्शन नहीं करता आपका, एक नॉर्मली विजुअल होता है आपको। ठीक है, इसको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया, एक यानी हार्डवेयर, बी मतलब सॉफ्टवेयर। तो इसको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया है। तो जो आपके प्रोजेक्टेड एड होते हैं उसके ए पार्ट में आपका स्लाइड प्रोजेक्टर आ जाता, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर आता, आपका लो फिल्म प्रोजेक्टर आता। और इसके बारे में बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन जो था हमारा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है। ये देखो, ये आपके सामने है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी शीट रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी शीट होता है क्या? एक ऐसा शीट होता है कि जो एक तरह से क्या होता है आपका, कि आप उसको ऊपर से नीचे तक दोनों साइड आप देख सकते हो, रिफ्लेक्शन उसका दोनों साइड में होता है। ठीक है, जो भी उसके ऊपर मेंशन होगा ये इस पर फोकस करेगा और डिस्प्ले उसको विजुअल कर देगा। क्या करेगा? उसको विजुअल कर देगा। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। ये जितने भी आपको एड्स दिखाई दे रहे हैं ये सब आपके कौन से हैं? ये आपके ऑडियो विजुअल नहीं है, सिर्फ आपके विजुअल है। और विजुअल में कैसे है? आपके प्रोजेक्टेड एड है। कैसे है? प्रोजेक्टेड एड है। अगर यहाँ पे होता साउंड फिल्म प्रोजेक्टर, साउंड फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, साउंड लो फिल्म प्रोजेक्टर, तब आपका कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल में होता। पर ये कोई नहीं, ये सिर्फ आपके सिंपल वाले हैं, सिर्फ आपके विजुअल एड्स हैं। यहाँ पे मैं आपको ट्रांसपेरेंसी शीट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये है आपका ट्रांसपेरेंसी शीट, ये है आपका ओपेक मटेरियल, ये आपका लो फिल्म। ठीक है, तो इसमें यहाँ देखो ये क्या आता है, आर पार चीजों को देख सकता है। क्या कर सकता है? आर पर। यहाँ पे देखो आप, ये आपका ओपेक मटेरियल और ये आपका ट्रांसपेरेंसी शीट। ट्रांसपेरेंसी शीट में क्या होता है, आप दोनों साइड में देख सकते हो। ऊपर रखोगे तो उसके आर पार दोनों साइड में आप देख सकते हो। पर जब आपके सामने ओपेक मटेरियल आ जाएगा, जैसे कि लकड़ी हो गया, कुछ और भी मटेरियल हो गया, आप इस पर फोकस करोगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है दूसरे साइड में नहीं जाएगा। पर यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंसी शीट इसके जगह हम रख दे, इस लकड़ी के वुड को अगर हटा के, वुड को हटाकर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शीट अगर रखते हैं, उस पर अगर फोकस करेंगे तो ये जैसे प्रोजेक्शन आपके दोनों साइड जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों साइड में जा रहा, पर यहाँ पे बस आपके एक ही साइड में है। जो आपके ओपेक मटेरियल होते हैं जैसे लकड़ी वगैरह, यहाँ पे दोनों साइड में आपको प्रोजेक्शन नहीं होगा, पर यहाँ पे आपके दोनों साइड में होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे रखते हैं इसको। ठीक है, ये आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसका मतलब क्या है कि जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा लर्नर सेंटर्ड मेथड नहीं होगा? डिस्कशन मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, या फिर लेक्चर मेथड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टीचिंग के मेथड होते हैं हमारे कितने होते हैं। तो हमारे टीचिंग के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड और दूसरा होता है हमारा टीचर सेंटर्ड मेथड।
लर्नर सेंटर मेथड किस में आता है आपका, ये आता है आपका अडल्ट लर्निंग में, ठीक है। वो क्या होता है आपका, टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल मेथड। क्या कहते हैं हम इसको, बाई डायरेक्शनल मेथड, यानी कि एक पूरा चैनल बनता है, वहां पे पूरा फीडबैक सिस्टम बनता है। जब भाई पूरा फीडबैक सिस्टम बनेगा तो डिस्कस तो होगा आपका, पक्का होगा, डिस्कशन तो होगा ही होगा। जब भी आपके सामने एंड्रागोजी के बारे में बात करें, डिस्कशन तो कंपल्सरी है भाई, डिस्कशन तो होगा ही होगा, क्योंकि डिस्कशन से आपका टू वे कम्युनिकेशन बनता है। बाई डायरेक्शनल मेथड होता ही है। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी क्या चीज है, यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब प्रॉब्लम सॉल्व कब किया जाएगा, जब आपने प्रॉब्लम को आप टीचर से डिस्कस करोगे, चाहे टीचर आपको कुछ बताएगा, यानी कि आप दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। कैसे कम्युनिकेशन होगा, तो आपका टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो जब भी टू वे आएगा तो ये आपका एंड्रागोजी या फिर लर्नर सेंटर्ड होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 के, तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग। भाई क्वेश्चनिंग आंसरिंग करने के लिए तो दो भी चाहिए ना, आपका टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, फीडबैक चाहिए वहां पे। तो ये भी आपका किसमें आता है, लर्नर सेंटर्ड में आता है। और लेक्चर मेथड, कि भाई ये तो आपका वन वे कम्युनिकेशन है, और वन वे कम्युनिकेशन हमारा किसमें आता है, ये आता है आपका बाय यूनिडायरेक्शनल में। और यूनिडायरेक्शनल आपका कौन सा होता है, ती होता है आपका टीचर सेंटर्ड। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेक्चर मेथड, ठीक है, उसका बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। हमारा जो टीचिंग के जो मेथड होते हैं दो तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा टीचिंग सेंटर्ड मेथड, और दूसरा होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, ये फिर हम बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ये कुछ भी होगा, यानी कि जो लर्नर है वो बीच में आएगा आपका। ये इसके तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होता है आपका लेक्चर मेथड, ये आपका वन वे कम्युनिकेशन है। डेमोस्ट्रेशन मेथड, और तीसरा है आपका लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, यानी कि लेक्चर के बाद आपको डेमोस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसमें आपको लेक्चर होगा, यहाँ पे आपका डेमोस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे लेक्चर के साथ साथ आपको डेमोस्ट्रेशन कराया जाएगा, यानी कि आपको पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने के साथ साथ उसको तुरंत आपको इमीडिएटली प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा लर्नर सेंटर्ड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के बारे में बता देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे लर्नर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा इतना। डिस्कशन मेथड हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो जाएगा, क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो जाएगा आपका सिंथेटिक मेथड हो जाएगा, आपका डिस्कवरी हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, आपका एनालिटिक हो जाएगा, आपका फिर आपका रीजनल टीचिंग मेथड हो जाएगा। बहुत से मेथड होते हैं आपका, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड मेथड हमेशा जब भी आपके सामने आएगा, टू वे कम्युनिकेशन आ गया, या फिर आपके सामने आ गया बाई डायरेक्शनल मेथड, तो ये सब आपके कौन से होते हैं, ये सब आपके सब लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे आपको प्रेम सर एक लाइन बताएंगे, फिर हम आगे चलने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कई प्रकार के मेथड्स होते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, शिक्षण की विधियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कौन सा होगा, टीचर सेंटर्ड मेथड, और दूसरा आपका क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। तो जो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है वो आपका 3 प्रकार का हो सकता है। पहला क्या होगा, लेक्चर मेथड, ठीक है, जिसके अंदर लेक्चर दिया जाएगा। टीचर सेंटर्ड है, यानी कि टीचर आपका उसमें सेंटर में रहेगा, टीचर के इर्द गिर्द ही सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी। दूसरा आपका क्या होगा, डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड भी आपका एक प्रकार से टीचर सेंटर्ड मेथड होगा। और अगर हम इन दोनों को मिला दें, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड मेथड होगा। लेकिन अगर हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की, तो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 14 विधियां दी गई हैं। जैसे प्ले वे मेथड, ठीक है, यानी कि आप खिलाकर जैसे बच्चों के साथ कुछ गेम वगैरह करा लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं प्ले वे मेथड। दूसरा आपका क्या होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी कि आपने क्वेश्चन दिए, आंसर आप उनसे ले रहे हो, तो वो हो गया क्वेश्चन आंसर मेथड। आपका क्या है, शैक्षणिक पर्यटन विधि, एक्सकर्शन मेथड, इसका मतलब है आप कहीं घुमाने ले गए बच्चों को, तो ये होता है आपका एक्सकर्शन मेथड। एक होता है आपका एनालिटिक मेथड, ठीक है, एनालिटिक मतलब विश्लेषण विधि, ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हो कि वो बताए अच्छा और क्या, ठीक है, उससे पूछ रहे हो आप कैसे कैसे आप क्या आपने सीखा, ठीक है। आपका उसके बाद क्या है, सिंथेटिक मेथड। इस तरह से ये टोटल 14 प्रकार के मेथड हैं जो आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम ओरल, रिटन एंड ग्राफिक मैसेज एज वेल एज क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कंपेयरिंग। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई, आपके पास क्या है कि एक प्रकार का मैसेज है, वो किस फॉर्म में है, ओरल है, लिखा हुआ है, ग्राफिक की फॉर्म में है, तो आप क्या कर रहे हो, कंपेयर करके,
ठीक है, समराइज करके आप उसका कुछ मतलब निकाल रहे हो, तो ये ब्लूम्स के किस लेवल के अंतर्गत आएगा? रिमेम्बरिंग के अंतर्गत आएगा, अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आएगा, अप्लाइंग के अंतर्गत आएगा, या फिर एनालाइजिंग के अंतर्गत आएगा? आप इसके कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे जवाब दे सकते हो। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होंगे, यहाँ पे देखो क्या है, वो सीधे फोकस करते किस पे कर रहे हैं, तो फोकस कर रहे क्लासीफाइंग पे, समराइजिंग पे कर रहे हैं और कंपेयरिंग पे कर रहे हैं। तो ये सब उन्हें लगता है ये सब लगभग लगभग आपके एनालिसिस में आता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ एनालिसिस में आता है, पर जब तक आप क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ोगे ना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या चीज है कि कोई भी मैसेज है, जैसे कि आपके ओरल फॉर्म में है, रिटर्न के फॉर्म में, चाहे एक तरह से ग्राफिक मैसेज है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो, आप उसको समराइजिंग कर रहे हो, साथ ही साथ उसको कंपेयरिंग कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कि आप उस शब्द का मीनिंग निकाल सको भाई, क्या कर सको, आप उसका तुलना करके, आप उसको सराहन करके, उसका वर्गीकरण करके, क्लासीफाई करके आप क्या करोगे, उसका मीनिंग निकालने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किसी फोकस करिए, जो भी आप यहाँ पे सब चीज जो कर रहे हो भाई, चाहे आप क्लासीफाई कर रहे हो, समराइजिंग कर रहे हो, चाहे कंपेयरिंग कर रहे हो, इनका मतलब क्या, क्यों कर रहे हो आप इसलिए कर रहे हो कि इसका मतलब आपको पता चले, इसका मेन मतलब क्या है। तो ये चीजें किस में करते हो आप, इसमें अंडरस्टैंडिंग में करते हो, किस में करते हो, अंडरस्टैंडिंग में करते हो, क्योंकि रिमेम्बरिंग में आपने चीजें पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग उसको समझने की कोशिश करते हो, जो चीज आपने पढ़ा उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो और उसको कंपेयरिंग करके उसके मीनिंग निकालते हो। ठीक है, पर अगर एनालिसिस होता तो उसमें क्या करते हैं, बस आप कंपेयरिंग करते, चीजों को डिवाइड करते, सेपरेट करते, और सेपरेट करने के बाद उस चीजों को एनालिसिस करते या फिर उसके हर पार्ट को स्टडी करते। आप उसका मतलब नहीं निकालते वहां पे, आप वहां पे मतलब नहीं निकालते, वहां पे आप उनका स्टडी करने के लिए उसको डिवाइड करते और फिर उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडरस्टैंडिंग उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, हम इस चीजें यूज करके, ये सारे मेथड हम यूज करके, हमारा मेन मतलब क्या होता है कि उस मैसेज का एक रियल मतलब जो है उसको हम पता कर सके। तो ये सब होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग में होता है। ये कौन सा आपका रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसके जो आपके लेवल दिख रहे हैं ये उसके डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर है आपका? अगले क्वेश्चन पे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डीएसएलआर का मतलब क्या होता है। डीएसएलआर क्या होता है आपको पता होगा, कैमरे होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि डीएसएलआर की फुल फॉर्म क्या होगी। डिजिटल सरफेस लेंथ रिफ्रैक्टर, डिजिटल सिंगल लेजर रिफ्लेक्स, या फिर डिजिटाइज सिंगल लेंस रिफ्लक्स, या फिर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्सेस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, हर कोई कौन नहीं चाहता भाई, जितने भी यहाँ पे मेंबर कनेक्टेड है, हर कोई चाहता है कि डीएसएलआर से फोटो खिंचवाए। कौन नहीं चाहता कि डीएसएलआर से फोटो ना, उसके बेहतरीन फोटो ना, शादी में जाओगे तो सोचते हो यार मेरा बढ़िया फोटो हो जाए। ठीक है, क्यों चाहते हो कि आपको इतना सबको तो चाहते हो आप, पर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। तो ये भाई कहीं ना कहीं गलत बात है यार, जो आप यूज कर रहे हो उसका अगर फुल फॉर्म भी ना पता आपको, फिर बेकार है। तो क्या होगा इसका, तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहे हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा इसका, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। क्या हो जाएगा, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, रिकॉलिंग रेलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि जो जानकारी है उसे आप रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, रेलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसका मतलब है जो आपने दिमाग में अपने जो जानकारी को स्टोर किया है उसको आप रिकॉल कर रहे हो। इसे आप क्या कहोगे, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, या फिर एनालाइजिंग? तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार करा चुका हूं यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो डेफिनेशन पूछ रहा है किसका पूछ रहा है। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन फॉर द न्यू टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आरबीटी। आरबीटी मतलब क्या है, कौन बताएगा इसका फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म है आपका रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यानी जो 4 ये लेवल दिख रहे हैं ये आपके रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, इसके डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है। आपसे ये पूछ रहा कि जब कोई भी मैसेज आपके माइंड में एक लंबे टाइम से स्टोर है, ठीक है, आप उस चीज को क्या करते हो, आप उसको एक तरह से रिकॉलिंग करते हो, बाहर उसको प्रोड्यूस करते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिमेम्बरिंग, उसका बिल्कुल सही है जवाब है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, इसके कितने एलिमेंट होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हो। इसके 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका रजिस्ट्रेशन, इसमें किसी मैसेज को अपने माइंड में स्टोर करते हो। दूसरा होता है रिटेंशन, रिटेंशन मतलब उस मैसेज को अपने माइंड में एक लंबे टाइम तक बना के रखते हो। ठीक है, तीसरा होता है आपका रिकॉग्निशन,
यानी उस मैसेज की पहचान करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस मैसेज को स्कैन करते हो, तो स्कैनिंग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन कहते हैं। और चौथा आपका रिकॉल, यानी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को, यानी रिकॉलिंग करने के प्रोसेस को हम रिकॉल कहते हैं। ठीक है, तो सारे किसके हैं एलिमेंट, ये आपके रिमेम्बरिंग या फिर नॉलेज के, ये आपके एलिमेंट होते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन पैडागोजी। पैडागोजी के अंदर किस प्रकार का कम्युनिकेशन यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है वन वे, टू वे, नो कम्युनिकेशन, या फिर बोथ ए एंड बी। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे। क्या पूछ रहा हूँ कि भाई देखो, कम्युनिकेशन होता है, चाहे आपका पैडागोजी में करो, एंडागोजी हो, चाहे आपका हेडागोजी हो, हर किसी में कम्युनिकेशन तो होता ही होता है। पर कैसे कम्युनिकेशन होता है, क्या वहां पे जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पैडागोजी जो है आपका, ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ पैडागोजी किसके लिए होता है, चाइल्ड के लिए होता है, या फिर आपके अडल्ट के लिए होता है, या फिर आपके जो जो बुढ़े एज वाले होते हैं उनके लिए होता है। तो आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हो। तो पैडागोजी आपसे ये पूछ रहे हैं, जो पैडागोजी जो गोजी है आपका, इसमें कैसा आपका कम्युनिकेशन होता है, क्या वन वे होता है, टू वे होता है, या फिर उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होता, या फिर आपका वन वे टू वे दोनों कम्युनिकेशन होता है। तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं, तो सभी के सभी ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, तो सभी के सभी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर आपके ए के साथ, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन। ये किसमें होता है, ये आपके किसके लिए होता है, चाइल्ड के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। ठीक है, और पैडागोजी आपका वन वे कम्युनिकेशन हो गया, जबकि जो आपका एंड्रागोजी है ये आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जो पैडागोजी ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, पैडागोजी आपका बाई डायरेक्शनल होता है, जो आपका हेडागोजी होता है आपका मल्टी डायरेक्शनल होता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। पैडागोजी के लिए आपका वन वे कम्युनिकेशन और एंडागोजी के लिए टू वे कम्युनिकेशन। शायद आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको 2-3 लाइन बता देता हूँ, चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आपका, ये है आपका पैडागोजी, ये है आपका एंड्रागोजी, और ये है आपका हेडागोजी। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो मेंशन है, क्या मेंशन है यहाँ पे, लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है, तो लर्निंग प्रोसेस आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में चलता है आपका। टीचर ने जो बोल दिया, जो ट्रेनेज है, जो लर्नर है, ये चुपचाप एक सुन लेंगे, उसके बाद को ना क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ भी नहीं करने वाला ये। हर गाइड कौन करेगा, डिसीजन कौन लेगा, तो हर काम कौन करता है, ये करता है आपका टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें क्या होता है, आपका टीचर सेंटर्ड होता है। अगर हम बात करें एंड्रागोजी, तो यहाँ पे दो चीज मेंशन होता है। अगर आपका एंड्रागोजी का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ये तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्फ डिटरमाइंड हो जाएगा आपका, ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएगा। और जो आपका हेडागोजी है, इसका हो जाएगा आपका सेल्फ डिटरमाइंड हो जाएगा। यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा सेल्फ डायरेक्टेड किसका होता है, एंड्रागोजी का होता है चाहे हेडागोजी का होता है। सेल्फ डायरेक्टेड आपका एंड्रागोजी का हो जाएगा, और सेल्फ डिटरमाइंड इसका किसका हो जाएगा, आपका हेडागोजी का। ये कैसा डायरेक्शनल होता है, कैसा लर्निंग प्रोसेस होता है, तो ये होता है आपका बाई डायरेक्शनल, यानी क्वेश्चनिंग आंसर होगा आपका, ठीक है, डिस्कशन होगा, तो यानी कि एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन हो रहा। पर यहाँ पे क्या है, मल्टी डायरेक्शनल। यहाँ पे देखो मल्टी डायरेक्शनल, आप चीजों को ये चीज देखो, हमने बताया था ना कि हमारे जो एज के स्टेज होते हैं अलग अलग होते हैं। अडल्ट हमारे किस में आ गए, 20 से 30, यानी 20 से जितने कम ट्रेनिंग है, लर्नर है, ये सब आपके एंडागोजी में आ जाएंगे। और 30 से जो फालतू वाले हैं, फालतू वाले मतलब 30 से ज्यादा वाले हैं, ये किस में आ जाए, आपके हाइडागोजी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने स्कूल लाइफ यहाँ पे आपने खत्म कर दिया, आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉलेज लाइफ खत्म कर दिया, आप अपने फैमिली लाइफ में चले गए, तो भाई आप कहीं ना कहीं सीखोगे। ठीक है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस सीख सकते हो, जो आज के इन्वायरमेंट में कुछ नए नए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप उसके माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते हो। ठीक है, तो ये भी आपका लर्नर सेंटर्ड होता है, ये भी आपका लर्नर सेंटर होता है। और आपका जो पैडागोजी होता है, ये होता है टीचर सेंटर्ड होता है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि हायर ऑर्डर स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स नहीं है, तो निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से कौन सी हायर ऑर्डर स्किल्स नहीं होगी। एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, या फिर एप्लीकेशन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से, किसमें, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। ब्लूम बाबा ने क्या कहा भाई, ब्लूम बाबा ने कहा कि आप अपने सोचने के तरीका को थोड़ा सा चेंज कर दो। अब कैसे चेंज कर सकते हो, आप अपने टीचिंग स्किल को बहुत बेहतरीन करो। कैसे कर सकते हो, जब आप अपने हार्ट के पास चले गए, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग के पास चले गए, तो आपका जो टीचिंग लर्निंग होगा बिल्कुल बेस्ट होगा। और उन्होंने क्या कंडीशन बताया भाई, उन्होंने कंडीशन ये बताया, आप हाई लेवल पर जाना तो चाहते हो, हर कोई जाना चाहता है, पर आपको नीचे के लेवल पार करने होंगे, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कुछ चीजों को समझा नहीं, पढ़ा ही नहीं, और सीधा आप हाई लेवल पे चले गए,
तो आपको कहीं ना कहीं बेसिक चीज तो पता नहीं रहेगा ना, बेसिक चीज तो आपके स्टार्टिंग में होता है। तो आपसे वही पूछ रहा कि हाई ऑर्डर थिंकिंग में से कौन सा नहीं है। जो ऊपर के 3 स्टेज होते हैं वो होता है आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग, जो नीचे के 3 स्टेज है ये आपके लोअर ऑर्डर थिंकिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि एप्लीकेशन, उनका बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग होता है और बाकी जो 3 ऊपर के हैं ये आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग होते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे देखो आप, ये है आपका कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। तो मैं यहाँ पे चीजें शो करूंगा, ये आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है और ये आपके न्यू वर्जन वाले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में ये जवाब दे सकते हो, जो ऊपर के 3 है ये क्या आपके हॉट है या फिर आपके लॉट है। हॉट मतलब का हाई ऑर्डर थिंकिंग और लॉट मतलब होता है आपका लोअर थिंकिंग, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। तो आप ये जो है आपके ऊपर वाली ये आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग है और जो नीचे के है ये आपके लोअर ऑर्डर थिंकिंग है। ये कौन सा है? ये आपका ओरिजिनल है या फिर इसको बोलते हैं ओल्ड वर्जन, जो लेवल का जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। और रिवाइज्ड वाला कौन है? तो यहाँ पे देखो ये आपके रिवाइज्ड वाले हैं। ये आपका 1956 में आया था, ये आपका 2001 में आया था। तो ये नीचे के जो 3 लेवल है यहाँ पे यहाँ तक अप्लाइंग तक, यानी यहाँ ये नीचे वाले ये आपके लॉट है यानी कि लो ऑर्डर थिंकिंग है। और जो ऊपर के 3 है या फिर ये ऊपर के जो 3 है ये आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। ये 1956 में बना था, रिवाइज्ड करके 2001 में बना था। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल आपको पता होगा, डीजीटी की तरफ से चलाया जाता है। तो ये जो हब एंड स्पोक मॉडल है इसमें हम किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? लैन, मैन, वैन या फिर एव्यू? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, कौन से सॉफ्टवेयर द्वारा कौन से मॉडल द्वारा आप इसको यूज करते हो, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी यानी कि एबीयू सॉफ्टवेयर, उसका बिल्कुल सही है। एबीयू के द्वारा सॉफ्टवेयर को कनेक्ट किया जाता है। बाकी अब लैंडमैन देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, जो मैन होता है यानी ऑप्शन बी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आप मैन का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आपको थोड़ा सा आपको एबीयू के बारे में बता देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एबीयू सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके अमृता यूनिवर्सिटी ने बनाया था, ठीक है। और किसने इसको लीड किया था? ये किया था आईआईटी बॉम्बे ने किया था। और किसके अंडर बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका एमएचआरडी के अंतर्गत बनाया गया था, ठीक है। शायद आपको चीजें क्लियर है। थोड़ा सा आपको और यहाँ बता देता हूँ एडिशनल चीजें, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये होता है आपका हब जहाँ पे टीचर बैठा होता है, और ये होता है आपका स्पोक, इससे बोलते हैं रिमोट सेंटर, यहाँ पे आपके ट्रेनेज होते हैं। और ये आपका कंप्यूटर, इनको किससे जोड़ा जाता है? तो इनको एबीयू सॉफ्टवेयर द्वारा कनेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? एबीयू सॉफ्टवेयर द्वारा कनेक्ट किया जाता है। और एबीयू सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? ये बनाया था आपके, किसने डेवलप किया था? अमृता यूनिवर्सिटी ने किया था। किसने किया था? तो अमृता यूनिवर्सिटी ने किया था। और किसके थ्रू होता है? इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है किसके थ्रू होता है? आपके 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ऑडियो वीडियो के थ्रू होता है, आपका डाटा कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, ठीक है। और आपको यहाँ बता दो, जो आपका MOLE है, मोल है, इसका फुल फॉर्म क्या आपको बताया जा चुका है? MOLE, मोल। तो ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आपका था ना DGENT, ठीक है। ये आपका आता है मोल मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और जो आपका डिजिटी है वो किसमें आता है? तो आपका MS किसमें आता है? आपका MSD किसके, डिजिटी जो है वो किसके अंतर्गत आता है आपका? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब लिख सकते हो और इसका फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है। जो आपका हब होता है टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर एंड होता है। जो आपका स्पोक होता है आपका स्टूडेंट एंड होता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे MOLE की फुल फॉर्म पूछी थी, ठीक है। तो MOLE का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हमारा बहुत सबसे पुरानी मिनिस्ट्रीज में से एक है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हमारा ये सब आता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टूडेंट मेक्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जजमेंट अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स इज नोन एज। इसका मतलब है एक स्टूडेंट, उसके पास क्या होता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जजमेंट करता है वो, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जजमेंट करता है। कैसे? कुछ स्टैंडर्ड होते हैं उसके पास। तो ये जो आप इस तरह से एक जजमेंट कर रहे हो, इसे आप क्या कहोगे? इवैल्यूएशन कहोगे, कॉम्प्रिहेंशन कहोगे, एनालिसिस कहोगे या फिर नॉलेज कहोगे?
तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक्टिव और उतनी बहुत बड़ा चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था बहुत अच्छे तरह से। जब भी आपके सामने जस्टिफाई आ जाए, जजमेंट आ जाए, यानी कोई भी चीज है आपका, उसका एक तरह से स्टैंडर्ड के बारे में पता करना चाहते हो कैसे, कि उसकी क्वालिटी कैसी है उसकी, और उसकी जो क्वालिटी वो कैसी है, यानी हर किसी का एक तरह से उसकी इवोल्यूशन करे, उसको इवोल्यूएट कर जो आप, यानी इसको एक तरह से जस्टिफाई करे, उसको जजमेंट कर रहे हो। तो ये सब किस में आता है आपका, तो ये आता है आपका इवोल्यूशन में आता है ना आपका ये। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा ए, उसका बिल्कुल सही जवाब है। सही है ना, आगे चले, चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे नॉलेज में क्या है, आपने चीजों को यहाँ पे पढ़ लिया और यहाँ पे चीजों को समझना आपने स्टार्ट कर दिया। एनालिसिस में क्या करते हो, उसको एक तरह से सेपरेट करते हो और उसके हर पार्ट को स्टडी करते हो। और रिलेशन में क्या करते हो, उसके एक तरह से लेवल की जांच करते हो, उसको जस्टिफाई करते हो। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द स्टूडेंट सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय पुटिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर दैट रिक्वायर ओरिजिनल क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज। इसका मतलब है एक स्टूडेंट क्या करता है, वो सारी जानकारियों को इकट्ठा करता है, ठीक है, और उसके बाद कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करके क्या करता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। इसे आप क्या कहोगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार इवोल्यूशन कहोगे, कॉम्प्रिहेंशन कहोगे, एनालिसिस कहोगे, या फिर सिंथेसिस कहोगे? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कौन सा आपका, तो ये है आपका आपका ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो आपके लेवल है उनके डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया। आपका रिवाइज्ड वाला नहीं है, आपका ओरिजिनल वाला है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा, आपके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, तो कैसे वो आपके सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं है आपके, वो क्या आपके सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं है। क्यों अरेंज नहीं है, क्योंकि आपने एनालिसिस में उसको डिवाइड तो कर दिया, और उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपने अरेंज नहीं किया। और ये अरेंज कहाँ करोगे, थोड़े से उसके ऊपर वाले लेवल पे, यानी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीजें हैं, आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने उसको अरेंज कर दिया, ठीक है। और अरेंज करने के बाद आपने उसको एक तो इसको क्रिएट कर दिया, और क्रिएटिंग करने के बाद उसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये सब किस में होता है, ये सब आपका किस में होता है, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तो ये जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंथेसिस, उसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे चीजों को क्या करते हो, चीजों को समझते हो, यहाँ पे चीजों को ब्रेक करके उसको एनालिसिस करते हो, और सिंथेसिस में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से उसको अरेंज करते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। और रिवोल्यूशन में क्या करते हो, आप उसको लेवल को जस्टिफाई करते हो, उसके लेवल को जांच करते हो आप, ठीक है, कि कितनी उसकी एक्यूरेसी है, कितनी उसकी एफिशिएंसी है, कितना उसका चीज है, ठीक है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टीचिंग एड्स नॉट सीन इन कन्वेंशनल मेथड ऑफ क्लासरूम। इसका मतलब है एक साधारणतः अगर आपका क्लासरूम है तो उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा टीचिंग एड नहीं होगा? पोस्टर, ओएचपी जिसे हम बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, चाक एंड ब्लैक बोर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कन्वेंशनल जो टीचिंग मेथड होता है क्या उसमें। तो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड में आपका क्या हो जाएगा, जो आप बिल्कुल एक सिंपल, जो पहले के जो टाइम पे जो पढ़ाया जाता था ना, जो इसे बोलते हैं पारंपरिक बोलते हैं, जिसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जो आपका नॉर्मल टीचिंग मेथड होता है। तो उसमें कौन सा ऐसा जो टीचिंग मेथड कि जो आपका कन्वेंशनल टीचिंग मेथड का एक हिस्सा नहीं है आपका, तो कौन सा इसका, पोस्टर है, और आपका ओएसपी है, चाक बोर्ड है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो आप इसका जवाब दे सकते हो क्या चीज है वो, ठीक है, जो कन्वेंशनल मेथड नहीं है आपका। तो देखो पोस्टर था, हम पोस्टर के थ्रू बच्चों को पढ़ाते थे, बिल्कुल सही था। ओएचपी के बारे में अगर बाद में बात करेंगे, चाक बोर्ड ब्लैक बोर्ड, तो सबसे पहले हम चाक बोर्ड ब्लैक बोर्ड का तो यूज करते थे। अगर ओएचपी की बात करें, तो अगर पोस्टर और चाक बोर्ड के बारे में बात करें, तो ये होते हमारे नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो एएचपी होता है, ओएचपी, ये होता है हमारा प्रोजेक्टेड विजुअल एड। ये विजुअल करने के लिए क्या करते हैं, प्रोजेक्शन के माध्यम से आपके डिस्प्ले बोर्ड पर उस पर विजुअल करके उस चीजों को करके आपको विजुअल करता है, आपको फोकस करके आपको विजुअल करता है। तो एएचपी किस में आता है, ये आपका थोड़ा सा हाई लेवल में आएगा। ये जो ये नीचे चाक बोर्ड है, ये पोस्टर है, ये किस में आता है, आपके लोअर आपके इंस्ट्रक्शनल टीचिंग में आता है। किसमें आता है, आपके लो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग में आता है। जबकि जो ओएसपी है, ये आपका मीडियम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आता है। जो आपका स्मार्ट प्रोजेक्टर होता है, जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, वो किसमें आता है आपका, वो आता है आपका हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में आता है। ये और ये किसमें आते हैं, लोअर वाले लो में आते हैं, ये मीडियम में आता है। जो आपका स्मार्ट या फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, वो आपका किसमें आता है, तो हाई इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे चीजें आपको थोड़ा सा, जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी ओएसपी, उसका बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एडिशनल नॉलेज दे देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी।
तो जो हमारे विजुअल एड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। हमने दोनों को भी दो भाग में डिवाइड किया, ए और बी में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। प्रोजेक्टेड एड कैसे होते हैं, जो आपको डिस्प्ले बोर्ड पे एक प्रोजेक्शन के माध्यम से चीजों को विजुअल करते हैं, ठीक है, ये होते हैं प्रोजेक्टेड एड। और जो आपके नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल रहते हैं वो कैसे होते हैं, तो आपके पास एक नॉर्मली विजुअल होते हैं, किसी तरह से प्रोजेक्शन के माध्यम से वस्तु को विजुअल नहीं करते, वो सिंपल होता है आपका, ठीक है। तो हमारे ए पार्ट में कौन सा आता है आपको, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओएसपी, ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं बस इसमें आपका विजुअल होता है, आपका ऑडियो नहीं होता है, ठीक है। ये सिंपल वाले हैं, अगर ऑडियो इसमें आ जाएगा तो ये आपके ऑडियो विजुअल एड्स में चले जाएंगे, ठीक है। कैमरा हो गया, लो फिल्म हो गया, ट्रांसपेरेंसी शीट हो गया, ठीक है। ये शब्द हमारे किस में आते हैं, हमारे प्रोजेक्टेड एड में आते हैं। और आपको थोड़ा सा आपको चीजें और क्लियर देता हूँ, ये है आपके नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, ठीक है। तो ये देखो चाक बोर्ड हो गया आपका, मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, प्रिंटिंग बोर्ड हो गया, पैनल बोर्ड हो गया, मॉडल हो गया आपका, आपका प्रिंटिंग मटेरियल हो गया, पैनल मटेरियल हो गया, ग्राफिक एड्स हो गया, ये सब हमारे किसमें नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। ये सब हमारे किसमें आते हैं, तो ये आते हैं हमारे उसमें आते हैं लो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। जो आपके प्रोजेक्टर जो पीछे वाले थे, ये वाले प्रोजेक्टर ये किसमें आते हैं, ये वाले, तो ये आते हैं आपके मीडियम इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में। अगर इसमें ऑडियो अगर ऐड कर दिया जाए तो ये आपके हाई इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आ जाएंगे, या फिर आपके आ जाएंगे ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाएंगे। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सीपीडी। सीपीडी तो आप जानते होंगे, लीलाधर का क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डिजाइन, कंटिन्यूइंग पर्सनल डेवलपमेंट, या फिर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डिजाइन। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन तो मुझे उम्मीद है कि लीलाधर सर पहले इसका सबसे पहले जवाब देंगे, ठीक है। सीपीडी का फुल फॉर्म क्या है, क्या इसका होगा, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर कंटिन्यूइंग आपका प्रोफेशनल डिजाइन होगा, फिर आपका कंटिन्यूइंग पर्सनल डेवलपमेंट, या फिर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को मैं देख रहा हूँ थोड़े बहुत ऊपर नीचे जवाब आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होगा आपका कि एक होता है आपका प्रोफेशनल और एक होता है आपका पर्सनल। तो इसमें जो पी है इसका रियल मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल आएगा या फिर आपका पर्सनल आएगा, ठीक है। डेवलपमेंट तो आपका आएगा, दोनों में आएगा, कंटिन्यूइंग भी आपका दोनों आएगा, पर क्या पर्सनल आएगा या फिर प्रोफेशनल आएगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला जवाब है इसका, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, यानी कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बारे में अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत और बता दूंगा कि सीपीडी होता है क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, is the intentional maintenance and development of knowledge and skill needed to perform a professional context, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, पेशेवर संदर्भ में प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के जानबूझकर रखरखाव और विकास को क्या कहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी वगैरह में हो और आप ये चाहते हो कि आपका लगातार इंप्रूवमेंट होता रहे, आप लगातार नए लेवल को अचीव करते रहे, तो ये जो प्रोसेस होगा इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहोगे, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डिजाइन कहोगे, कंटिन्यूइंग पर्सनल डेवलपमेंट कहोगे, या फिर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डिजाइन कहोगे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये सीपीडी के बारे में पूछ रहा, अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा। इसका एक और क्वेश्चन है, वहां पे आपको थोड़ा सा मैं अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करते रहते हो, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हो। आप यहाँ पे देखो क्या मेंशन है, आपके प्रोफेशनल है, अपने प्रोफेशनल के लिए आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल को आप मेंटेन करते हो और डेवलप करते हो, जिससे आपका प्रोफेशनल जो है, ठीक है, आपका जो प्रोफेशनल गोल है आप उसको एक तरह से कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो ये सब किसमें होता है, ये आपका क्या सीपीडी में होता है, या कंटिन्यू प्रोफेशनल डिजाइन में होता है, कंटिन्यू पर्सनल डेवलपमेंट में होता है, या फिर कंटिन्यू प्रोफेशनल डिजाइन में होता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डिजाइन डेवलपमेंट, यानी कि सीपीडी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया सीपीडी, उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हुज पिक्चर इज दिस, ठीक है।
आपको एक इमेज दिख रही है, आपको ये बताना है कि ये किसकी इमेज है। कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट चार्ट है ये, सीपीडी माइंड मैप फ्लो चार्ट है, या फिर कॉन्टिन्यूइंग पर्सनल डेवलपमेंट है, या फिर ए और बी दोनों। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपकी पिक्चर दिखाई और आपको पिक्चर देखकर जवाब देना है कि क्या चीज है ये, क्या आपका सीपीडी है या फिर सीपीडी के साथ साथ आपका ये सीपीडी माइंड मैप फ्लो चार्ट है, या फिर आपका कंटिन्यूइंग पर्सनल डेवलपमेंट है, या फिर आपका ए और बी, यानी कि सीपीडी भी है और साथ ही साथ सीपीडी के माइंड मैप फ्लो चार्ट भी है इसका। तो इसका जिसने में जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका सीपीडी चार्ट भी है ये, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हम इसको क्या बोलते हैं, सीपीडी के माइंड मैप फ्लो चार्ट। आपको थोड़ा सा प्रेम सर बताएंगे माइंड मैप होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम सर। माइंड मैप एक प्रकार का लर्निंग टेक्निक होता है, जिसके तहत अगर आप चाहते हो, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हो कि आप बहुत जल्दी जानकारी को भूल जाते हो, तो उस कंडीशन में अपने माइंड को काफी शार्प करने के लिए, अपनी जो जानकारी है उसे लंबे टाइम तक माइंड में स्टोर करने के लिए आप किसका यूज करते हो, माइंड मैप का यूज करते हो, ठीक है। तो माइंड मैप अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे, ठीक है। तो जैसा आपका रुझान होगा वो सब हम देख लेंगे। तो माइंड मैप होता है क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यानी कि देखो क्या होता है कि आप बहुत कुछ पढ़ते हो तो आप उसको क्या करते हो, अलग अलग पेज पे लिखते रहते हो, पर कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप उसको भूल जाते हो, पेज पलटते रह जाते हो। पर माइंड मैप होता क्या है, सबसे पहले जो चीज आप पढ़ना चाहते हो उसका जो आपका मेन फोकस है आप उसको सेंटर में रखो। जो कि आपने क्या किया, इसको सबसे पहले सेंटर में रख दिया। अब इससे जो चीज है ये आपका मेन हेडिंग आपसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको मेन हेडिंग बोल सकते हैं। यानी कि एक ही पेज पे जितने भी आपके कंटेंट है आप उसको शो कर दो। एक ही पेज पे आपके जितने भी कंटेंट आपके माइंड में, जितने भी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो, जो चीज चाहते हो आप, हर चीज आपको एक ही पेज में शो करना। आप सबसे पहले मेन हेडिंग आप सेंटर में लिख दो और उसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे डिवाइड किसमें किया, आपके एजुकेशन में क्या कर दिया है आपको, और दो तीन तरीके में डिवाइड कर दिया गया है। और इसके ये आपका सब हेडिंग हो गया। अब इसके अंदर आ गया आपका अंडर सब हेडिंग जो होते हैं, इसके अलग पार्ट हो गए, इसके अलग पार्ट है, इसके अलग पार्ट है और इसके अलग पार्ट है। यानी हम ये बोल सकते हैं जो पूरा सिस्टमैटिक तरीके आपने एक ही पेज में सबको शो कर दिया। और पूरा फ्यूचर आप देख रहे हो कि फ्यूचर में आपका जो स्किल है, आपका जो डेवलप है, आपका जो स्किल है, आपका जो नॉलेज है, आप इसको किस तरह से आने वाली चीज को इसको डेवलप कर सकते हो, इसको इनहेंस कर सकते हो। तो ये पूरा मेथड आपका सीपीडी में होता है। किसमें होता है, आपका सीपीडी में होता है। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल डी, उसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे चीजें आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है हुज पिक्चर इज दिस। आपको एक इमेज दे रखी है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट चार्ट, स्किल चार्ट, कंटिन्यूइंग पर्सनल डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ दिस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो आपके सामने एक चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है और आपसे पूछ रहा है किसका है आपका, ठीक है। तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए ये भी आपका कौन सा, ये भी है आपका सीपीडी। क्या है, सीपीडी। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसका बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ गया आपका। ये डायग्राम का इसी चीज है, हम इसको क्या बोलते हैं, माइंड मैप फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, अगले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग ऑल स्किल एंड नॉलेज एंड गेनिंग न्यू वन। ठीक है, इसका मतलब है आप नई स्किल सीख रहे हो, नॉलेज सीख रहे हो, और ये जो आप कर रहे हो ये सब किस प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीजें आपको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आपसे इस डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं सीपीडी होता है क्या। सीपीडी का पूरा नाम क्या है, तो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, देखो एक होता है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट और एक होता है हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में क्या है, ये आपका एक तरह से लाइफ टाइम तक चलने वाला प्रोसेस है कि अपने आप के डेवलप के बारे में आपने एक चीज पढ़ा होगा ना, एक होता है ग्रोथ होता है, एक होता है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपके जन्म लेने से पहले आपके साथ जुड़ जाता है और आपके मरने के टाइम तक आपके साथ ही चलते रहता है। पर ग्रोथ क्या होता है, एक टाइम पे वो ग्रोथ होना बंद हो जाता है, पर डेवलपमेंट आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में पूछ रही है, प्रोफेशनल, यानी जो चीज आपके नॉलेज से रिलेटेड हो, जो चीज आपके स्किल से रिलेटेड हो, जो आपके हम बात करें यहाँ पे प्रोफेशनल
डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपका पर्सनल क्वालिटी भी आ जाती है। क्या आ जाती है? पर्सनल क्वालिटी भी आ जाती है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सीपीडी क्या है? सीपीडी एक प्रकार के क्या कॉम्पिटेंसी ही है। क्या है? कॉम्पिटेंसी ही। आपको मैंने बताया था नॉलेज प्लस स्किल दोनों की मल्टीप्लाई अगर किससे करते हो? एटीट्यूड से करते हो तो आपको क्या मिलता है? परफॉर्मेंस। पर जब हम नॉलेज प्लस स्किल दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कॉम्पिटेंसी मिलता है। क्या मिलता है? कॉम्पिटेंसी। तो आपका जो सीपीडी है ये आपका एक तरह से कॉम्पिटेंसी है। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी एक्टिविटी जो हमारे स्किल को, जो हमारे नॉलेज को, जो हमारे पर्सनल क्वालिटी को क्या करता है? इनहेंस करती है। क्या करता है? इनहेंस करता है। जिससे क्या होता है? जो हमारा प्रोफेशनल गोल है, जो हमारा प्रोफेशनल गोल है हम उसको कंप्लीट कर सके, हम उसको अचीव कर सके। ठीक है, यानी क्या कर सकते हैं हम? मिला जुला के ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी को बनाए रखने की प्रोसेस को हम सीपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीडी कहते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर है। थोड़ा सा मैं आपको एक दो लाइन और बता देता हूँ। जो ये सीपीडी होता है ये क्या होता है? ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। ऑन गोइंग प्रोसेस का मतलब क्या है भाई? कि ऑन गोइंग ये आपके निरंतर चलने वाले प्रोसेस है। जैसे पूरा नाम क्या आपका? कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हम इसको बोलते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और कैसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? आपके डेवलपिंग के लिए, आपके मेंटेनिंग के लिए, आपके एक डॉक्यूमेंटिंग के लिए, आपके एक प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करने के लिए चीज होता है। तो शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है सीपीडी का। तो यहाँ पे जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। अब मैं ये बता देता हूँ कि सीपीडी होता है क्या आपका। एक लाइन और बता देता हूँ। अब देखो, आपका स्किल है, आपका नॉलेज है, ठीक है, आप इसको क्या करते हो? टाइम टू टाइम अपडेट करते हो। तो जब भी आपके सामने अपडेट आ जाए, चीजों को आप अपडेट कर दोगे। यहाँ पे देखो, इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग ऑल स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, जब आप अपने स्किल को, नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट करते हो तो हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीपीडी। साथ ही साथ क्या है? जो हम कुछ नया सीखते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया गेन करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा सीपीडी होता है क्या? आपने यहाँ पे सीआईटीएस कर लिया, सीटीएस कर लिया आपने, ठीक है, आप किसी कंपनी में चले गए, सर सीआईटीएस कर लिया, आप टीचर बन गया। पर मार्केट में क्या? हमेशा कुछ नया नया देखने को मिल रहा। पहले आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते थे, उसकी एफिशिएंसी बेस्ट नहीं थी, अब इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। यानी टाइम टू टाइम आपको लेटेस्ट चीजें देखने को मिल रहा। आप दूर मत जाओ, अपने स्मार्टफोन देख लो। पहले नॉर्मल फोन हुआ करते थे, अब स्मार्टफोन हो गया। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपडेट नहीं रहोगे तो मार्केट में क्या चीज बढ़ रहा? जैसे आपने स्किल सीख लिया, नॉलेज सीख लिया, आप उसको पढ़ते जा रहे हो, आप उसको करते जा रहे हो, पर टाइम के टाइम अपने आप को अकॉर्डिंग को अपने को एक तरह से अपडेट नहीं कर रहे हो। जब आप अपडेट करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगा इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपका प्रेजेंटेशन स्किल होगा ये भी बेटर हो जाएगा। तो यह चीज के क्या मतलब है? आपको हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ मार्केट में जो चीज नया आ रहा आप उसको फोकस करना है, और फोकस करने को जो मार्केट में नया आ रहा आप उसको चीजों को समझना है। ठीक है, तो ये सब किस में आता है? आपका सीपीडी में आता है। किस में आता है? सीपीडी में आता। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एजम्पशन ऑफ एडल्ट लर्निंग। तो इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताइए एडल्ट लर्निंग के अंदर कितने एजम्पशन मैल्कम नोवेल्स ने दी। तो मैल्कम नोवेल्स ने कितने एजम्पशन दिए थे अडल्ट लर्निंग के लिए? तो आपको पता है कि जो हमारे एजम्पशन होते हैं अडल्ट लर्निंग के लिए हमारे अलग होते हैं, ठीक है, और जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनके लिए जो हमारा अडल्ट लर्निंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि जो हमारे एजम्पशन होते हैं, जो हमारे मैल्कम नोवेल्स ने दिए थे वो अडल्ट लर्निंग के लिए कितने एजम्पशन दिए थे। तो क्या 3 दिए थे, 4 दिए थे, 5 दिए थे, या फिर 9 दिए थे? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और किसके साथ जा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। यानी कि जो 5 है उन्होंने 5 एजम्पशन दिए थे। 4 एजम्पशन कब दिया था? तो 1980 में दिया था, यानी कि 1980 में उन्होंने 4 एजम्पशन दिए थे। और 5वां एजम्पशन कब ऐड किया था? तो 1984 में किया था। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। ये आपके सामने 5 एजम्पशन आ गया। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 5 एजम्पशन कौन कौन से थे। तो पहला आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका अडल्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, और तीसरा कौन सा है आपका? तो तीसरा है आपका रेडिनेस टू लर्न। और चौथा आपका एजम्पशन कौन सा है? तो चौथा है आपका ओरिएंटेशन टू लर्निंग, या फिर आपका दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिकल रीजन टू लर्न। और जो आपका सबसे आखिरी स्टेज है ये आपका मोटिवेशन
टू लर्न। ये आपके एजम्पशन, ये पहले से उनके अंदर बिल्डअप है, इनको बाद में समझाना नहीं पड़ता, ये चीज पहले से हम मान के चलते हैं। अडल्ट में ये चीज है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में आपका क्या आता है, तो इसमें आता है आपका सेल्फ डायरेक्टेड। अडल्ट के लिए क्या आता है आपका सेल्फ डायरेक्टेड। अगर हम हेटागोजी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे क्या आता है आपका सेल्फ डिटरमाइंड। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब आप अपनी चीजों को जानते हो कि आप अपने आप को कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, अपनी चीजों को कैसे संभाल सकते हो, आपको कैसे डायरेक्शन में जाना है, ये होता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपके सामने जो एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है, ये पता है कैसा एक्सपीरियंस है, ये आपका एग्जिटिंग, ये आपका एक तरह से नॉलेज है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो आपके पास पहले से, जैसे कि अडल्ट लर्निंग है, इससे पहले आपने स्कूलिंग किया था ना, आपने स्कूल में पढ़ा, तो स्कूल में पढ़ा आपने एक्सपीरियंस जो आपका मिल गया, ये उसी एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। जो आपसे पहले से मौजूद जो एक्सपीरियंस है वो अडल्ट के लिए होते हैं। वो जो चाइल्ड होते हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। रेडिनेस टू लर्न, इसका मतलब क्या है, जो आपका रोल है, आप अपने रोल को डेवलप करोगे। कैसे डेवलप करोगे, आप रेडिनेस, आप हमेशा तैयार रहोगे सीखने के लिए, तो आप अपने रोल को डेवलप कर सकते हो। और पांचवा क्या आपका ओरिएंटेशन टू लर्निंग, यानी इसका मतलब है जो आपके सामने करंट प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। और मोटिवेशन कैसा होता है आपका, तो मोटिवेशन इसमें होता है आपका इंटरनल होता है। कैसा होता है आपका इंटरनल होता है। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन चल देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ, फिजिकल स्किल इज रिलेटेड टू, यानी जो आपका फिजिकल स्किल होता है ये आपका किससे रिलेटेड होता है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दे सकते हो। क्या होगा इसका, क्या ये आपका अफेक्टिव स्किल होता है, क्या आपका कॉग्निटिव स्किल होता है, क्या आपका साइकोमोटर स्किल होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो। जो आपका फिजिकल स्किल होता है, सबसे पहले आपको पता है जो फिजिकल स्किल यानी जो आपके एक तरह से बाहरी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये चीज किसका होता है, तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया आपका साइकोमोटर स्किल, उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो हमारे 3 टाइप के डोमेन होते हैं। पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है हमारा साइकोमोटर डोमेन, और तीसरा होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन होता है। ठीक है, हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन होता है ये हमारे अपने मेंटल स्किल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल स्किल, जो हमारे नॉलेज से रिलेटेड होता है, जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है साइकोमोटर डोमेन, ये किससे होता है, ये हमारे मैनुअली होता है, या फिर हम बोलते हैं इसको फिजिकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको मैनुअल बोलते हैं, या फिर फिजिकल स्किल को हम बोलते हैं साइकोमोटर स्किल। यानी जो चीज आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा, ठीक है, ये हमारा साइकोमोटर स्किल है। जो हमारे थ्योरी से रिलेटेड है ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन है। और जो हमारे इमोशनल से, हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड है, ये हमारा अफेक्टिव डोमेन होता है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। मेंटल स्किल आएगा तो आप जाओगे कॉग्निटिव स्किल के साथ, मैनुअल या फिर फिजिकल स्किल आएगा तो आप जाओगे साइकोमोटर स्किल के साथ। ठीक है, अगर आपके सामने एटीट्यूड या इमोशनल या फिर फीलिंग, तो आप किसके साथ जाओगे, तो आप जाओगे अफेक्टिव स्किल या फिर अफेक्टिव डोमेन के साथ। तो आपको चीजें क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका, इसमें क्या पूछ रहा है आपका, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि देखो हमारे जो फिजिकल डिफरेंस होते हैं ये हमारे अलग अलग होते हैं, यानी कि विच प्ले ए मोर इंपोर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि ऐसा कौन सा रोल है आपका जो सबसे, जो आपका मेन रोल क्रिएट करता है, किसमें क्रिएट करता है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंस में। हमारे जो डिफरेंस होते हैं इंडिविजुअल, हर जो मेंबर होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। तो सबसे मेन रोल किसका होता है, क्या एज का होता है, हेरिडिटी का होता है, इन्वायरमेंट का होता है, या फिर आपका इकोनॉमिक कंडीशन का होता है। ठीक है, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दे सकते हो। तो मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले जवाब यहाँ पे बहुत से बच्चों के आ रहे थे जिसने इन्वायरमेंट दिया। इन्वायरमेंट का आपके इंडिविजुअल डिफरेंस में बहुत ज्यादा रोल होता है कि क्योंकि आप जैसे सपोज करो आप क्लास में हो, क्लास का अगर इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है तो आप पूरे 8 घंटे क्लास में भाई वहां पे रहते हो तो आपकी टीचिंग की तरह से खराब हो गया, आप चीजों को ठीक से सीख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इन्वायरमेंट का वहां पे बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर जिस आप घर में रहते हो, घर का इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है, जिस मोहल्ले में रहते हो इन्वायरमेंट सही नहीं है, आपके दोस्त है उनका इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को ठीक से समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा आपका एक तरह से डिफरेंस होता है चीजों को सीखने और समझने में। शायद आपको चीजें क्लियर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा 30 से लेकर 50-51 तक क्वेश्चन हमारे कवर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको 4-5 कुछ एडिशनल क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके एग्जाम पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था 50 क्वेश्चन कराऊंगा, 50 मैंने सॉल्व करा दिया। कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं फटाफट, आप इसका जवाब दे सकते हो। तो आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि मॉनिटरिंग, फिर आपका
ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा हूँ, देखो अब क्या होता है क्या, देखो आप हर कोई अप्रेंटिस करता है, जैसे पॉलिटेक्निक वाले अलग करते हैं, आईटीआई वाले करते हैं, तो आपसे ये पूछ रहा क्वेश्चन है कि अप्रेंटिस जो एक्ट होता है जिसमें आपके बीएड वाले करते हैं, ठीक है, बीई वाले करते हैं, बीटेक वाले करते हैं, पॉलिटेक्निक वाले करते हैं, तो इनको कौन मॉनिटरिंग करता है, कौन इनको इम्प्लीमेंटेशन करता है, कौन चीज करता है, किसकी निगरानी में किया जाता है ये, ठीक है। जो अप्रेंटिस है बीटेक वालों के लिए, पॉलिटेक्निक वालों के लिए, तो कौन इसको मॉनिटरिंग करता है, किसके एक तरह से किसके अंडर होता है, क्या निमी कराती है, क्या आपका आरटेट कराता है, बोर्ड कराता है, फिर आपका स्टेट एप्स कराते हैं, ठीक है। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दे सकते हो, तो क्या होगा, क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, और किसके साथ जा रहे हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन नंबर सी की जा रहे हैं, यानी कि बोर्ड। बोर्ड जो है ये आपके पॉलिटेक्निक वालों के लिए, बीटेक वालों के लिए, यानी कि हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं जितना भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इनका अप्रेंटिस कौन कराता है, तो इनका कराता है आपका बोर्ड। आपको फुल फॉर्म जिससे भी पता है बोर्ड का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो कि बोर्ड का फुल फॉर्म क्या है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है ना सीआईटीएस वालों का अप्रेंटिस कौन कराता है, आईटीआई वालों का, ठीक है, तो आपको पता है कौन कराता है वहां पे। तो ये है आपका बोर्ड का फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या आपका, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, ठीक है। अगर मैं बता दूं हर स्टेट जो है ना, हर राज्य का, हर स्टेट का इसका ऑफिस आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। ये आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है आपका, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि एमएचआरडी की मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, यानी कि बोर्ड हो गया इसका। अगर मैं बात करूं यूपी और उत्तराखंड के लिए, तो इसका जो मेन हेड ऑफिस है ये आपका कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर में। बाकी आप अपने स्टेट में देख लेना कि अलग अलग स्टेट का आपका अलग अलग होता है, आप देख लेना बॉम्बे का है, मुंबई का है, चेन्नई का है। पर मैं आपको बता दूं, कल की लड़की है एक दीपा गुप्ता करके, वो कानपुर से, एनएसटीआई कानपुर से ही है। अब सोचो कि कानपुर वाले कितने तेज होते हैं फटाफट। तो ये जो हेड ऑफिस है बोर्ड का, ये कहाँ पे, ये कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर में। शायद आपको चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है आपका, AICTE इज द रेगुलेटर रेगुलेटिंग एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि क्या चीज है, आपके जो इंडिया में जो एजुकेशन है, ठीक है, आपके इंडिया का जो एजुकेशन है, कौन सा एजुकेशन जो है आपका, AICTE, इसको कौन रेगुलेट करता है आपका, किसके लिए रेगुलेट करता है ये, क्या वोकेशनल के लिए करता है ये, मेडिकल के लिए करता है, इंजीनियरिंग के लिए करता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो आप किसके लिए करता है, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दे सकते हो कि जो आपका AICTE है, ठीक है, इज ए रेगुलेटर, ये रेगुलेटिंग किसको रेगुलेट करता है, जो भारत में क्या एजुकेशनल ऑफ इंडिया के लिए किसके लिए रेगुलेट करता है, वोकेशनल के लिए करता है, मेडिकल के लिए करता है, इंजीनियरिंग के लिए करता है। देखो हमारे आईटीआई वाले होते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, जो हमारे मेडिकल वाले होते हैं उनका अलग होता है, वोकेशनल वालों के लिए अलग होता है, और इंजीनियरिंग के लिए अलग होता है। तो जिसका एक कमेंट सेक्शन में जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका हो गया आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये होता है हमारा AICTE का फुल फॉर्म। तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म क्लियर हो गया। और ये किसके लिए होता है, तो ये होता है आपके इंजीनियरिंग के लिए। किसके लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए, यानी पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, जितने भी ये चीज आएगा ये सब कौन कराता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपका AICTE के अंतर्गत आता है। जबकि जो हमारा ITI होता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो इसको कौन कराता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको कराती है आपकी NCVT। या फिर हमारा ITI हो गया, CITS हो गया, CTS हो गया, इसको कौन रेगुलेट करता है, तो इसको करता है आपका NCVT। और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसमें पॉलिटेक्निक हो गया, बीटेक हो गया, तीन सबको कौन करता है, तीन को करता है आपका AICTE करता है। शायद आपको यहाँ पे चीजें क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो आपका, ये इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था आपका, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। AICTE का फुल फॉर्म आपके सामने ये दिख गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक है। मैंने सोचा कि 2-4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, हमारे टीचिंग के 4 स्टेप होते हैं। पहला हो गया हमारा प्रिपरेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा होता है हमारा टेस्ट। तो आज मैं आपसे ये पूछ रहा कि लो और इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट का नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं। टीचिंग के जो 4 स्टेप हैं, इन चारों स्टेप में हम इम्पैक्ट का नियम कहाँ पे यूज करते हैं, क्या प्रिपरेशन में करते हैं, प्रेजेंटेशन में करते हैं,
एप्लीकेशन में करते हैं या फिर टेस्ट में करते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका फटाफट जवाब दे सकते हो कि हम इम्पैक्ट का नियम कहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं? तो सारे के सारे प्रेजेंटेशन के साथ जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हम इम्पैक्ट का नियम कहाँ पे यूज करते हैं? तो हम इसको करते हैं कहाँ पे? प्रेजेंटेशन में। प्रिपरेशन में कौन करते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो कि हम प्रिपरेशन में कौन सा नियम यूज करते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आपसे कल मिलने वाले हैं। ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारा लॉ ऑफ पर्पज है, ठीक है, लॉ ऑफ पर्पज का जो नियम है, हम टीचिंग में कहाँ पे यूज करते हैं? क्या हम यहाँ पे टेस्ट में करते हैं, हम इसको प्रिपरेशन में करते हैं, हम इसको प्रेजेंटेशन में करते हैं, कहाँ पे करते हैं? पर्पज का नियम, हम उद्देश्य का नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो मैं देख रहा हूँ करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं? तो सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग, यानी कि प्रिपरेशन में कौन सा नियम यूज करते हैं? तो हम वहां पे करते हैं कौन सा? पर्पज का नियम हम यूज करते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। सबसे पहले आप इसका जवाब दे दो फटाफट। अब मैं आपको थोड़ा सा जो ये प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, टेस्ट है, इवैल्यूएशन में इसमें कौन कौन से नियम यूज होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके सामने ये क्वेश्चन है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो वहां पे जो आपका एक तरह से बॉडी लैंग्वेज होता है, उसका कितने परसेंटेज का वेटेज होता है, कितना उसका वेट होता है, वेटेज होता है आपके बॉडी लैंग्वेज का? तो आप कमेंट सेक्शन में, आपके लिए क्वेश्चन आपका, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में फटाफट दे सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो हमारे टीचिंग के स्टेज होते हैं, स्टेप होते हैं, कितने होते हैं? तो हमारे 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्ट और इवैल्यूएशन। प्रिपरेशन हमें क्या करना है, ठीक है, और कैसे करना है, ठीक है, हमें क्या करना है और क्यों करना है, व्हाट, हाँ ठीक है, जो आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो ये आएगा आपका प्रिपरेशन में। प्रेजेंटेशन में आपको कैसे करना है, हाउ, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कैसे करना है, और यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस करने की जब बात आएगी, ठीक है, शो करने की बात आएगा, प्रैक्टिस करने की बात आएगा, तो आपका एप्लीकेशन है। और टेस्ट में क्या करते हो, उसके लेवल की आप जांच करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम प्रिपरेशन में क्या करते हैं, रेडियंस का नियम और पर्पस का नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो हम इसको करते हैं प्रिपरेशन में। रेडियंस का नियम ये कहता है कि सीखने वाला पर्सन जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको सिखा नहीं सकते हो। और पर्पज के नियम ये कहता है कि जब भी आप पढ़ाने जाओ तो आप उसको पर्पज के बारे में बता दो कि आपके पढ़ाने की क्या उद्देश्य है, जो टॉपिक है आपके लिए कितना उद्देश्यफुल, आपके फ्यूचर में कितना इसका यूज है, कितना यूज नहीं है। तो बच्चों को एक तरह से मोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। दूसरा नियम क्या है कि हम प्रेजेंटेशन में 2-3 नियम यूज करते हैं। कौन कौन सा? एसोसिएशन का नियम और इम्पैक्ट का नियम। एसोसिएशन के नियम क्या कहते हैं? आप चीजों को जोड़ के समझाओ, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करो। जैसे कि हमारा वो था ना क्लासिकल कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, तो वहां पे हमने एसोसिएशन का नियम यूज किया था, हमने घंटी को खाने के साथ एसोसिएट कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज है। इम्पैक्ट का नियम, कुछ ऐसा काम करो जिसका प्रभाव, जैसे कि आप बोर्ड पे यूज करते हो, आप बोर्ड का यूज करते हो, तो बोर्ड पे कुछ ऐसा लिखो जिसका इम्पैक्ट एक लर्नर के पूरे माइंड पे बैठ जाए, क्योंकि पूरा आपका जो प्रेजेंटेशन होता है ये पूरा लंबा पीरियड होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट का नियम हमारा ये कहता है। फ्रीक्वेंसी का नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसका दूसरा नाम क्या आपका? एक्सरसाइज का नियम। हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, हम यहाँ पे बार बार चीजों को गाइड कराते हैं, बच्चे उसको प्रैक्टिस कराते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का नियम ये कहता है कि जो चीज आपने पढ़ा है उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करोगे, जिसके उसके क्या होगा, एक रिटेंशन पावर आपके माइंड में एक लंबे टाइम तक बना रहेगा। जबकि बात करें हम टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट में हम इफेक्ट का नियम या फिर लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन ये हम यूज करते हैं। इफेक्ट का नियम क्या कहता है कि जो चीज आपको पसंद है, ठीक है, आप उसमें ज्यादा एफर्ट दिखाओगे। जो चीज आपको पसंद नहीं, हम इसको लाइक डिसलाइक के नियम से भी जानते हैं, ठीक है। जो चीज आपको पसंद है उसको अच्छे से करोगे, जो आपको पसंद नहीं है आप उसको स्किप कर दोगे। यानी कि आप एक तरह से अपने लेवल की जांच कर सकते हो कि आपका लेवल क्या है। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। प्रिपरेशन में कौन सा? रेडिनेंस और पर्पज का नियम यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन में एसोसिएशन और इम्पैक्ट का नियम यूज करते हैं। एप्लीकेशन में फ्रीक्वेंसी के नियम यूज करते हैं। और टेस्ट में लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन और इम्पैक्ट का नियम हम यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, इस कम्युनिकेशन में हमारे बॉडी लैंग्वेज का कितना वेटेज होता है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन आपके मैं बोल के जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जिसको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो,
ठीक है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितने मेंबर अभी तक कनेक्टेड है हर कोई पहले तो लाइक कर दे यहाँ पे, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, आपके लिए आप थोड़ा सा वो नहीं कर सकते हो, शेयर नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा सा तो है। तो जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। प्रेम सर अभी कहीं चले गया तो पोएट्री आज नहीं हो पाएगी, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट सेक्शन में दे दो, ठीक है, जो ग्रुप है वहां पे दे दो। आपको फीडबैक देना है कि हमें ये पता चल रहा है कि हम जो पढ़ा पा रहे हैं सही हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ गलती है तो नहीं है। और जिसने टेस्ट दिया है आपके, जिसके अच्छे से नंबर आ जाए, बीपा मैम होगी, दीपाली चौरसिया मैम होगी, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आने वाले टेस्ट में भी ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।